आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है ये हमारा फोकस्ड सेक्शन है डीएलएड एग्जाम के लिए। क्लास को शुरू करने से पहले हम डीएलएड एग्जाम के एक फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। डीएलएड एग्जाम जो हमारा पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स के लिए होगा। इसमें 50 मार्क्स के लिए सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया गया है। जैसे 50 मार्क्स फॉर पेडागॉगी शिक्षण अभिरुचि, 50 मार्क्स फॉर जनरल स्टडीज, इसी जनरल स्टडीज में हमारा उत्तराखंड को भी इंक्लूड किया गया है। 50 मार्क्स फॉर मैथ्स एंड 50 मार्क्स फॉर रीजनिंग, टोटल 200 मार्क्स। लेकिन जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में हमारा इसी तरीके से मेंशन किया गया है, उसके अंदर टॉपिक डिफाइन नहीं किए गए हैं। अगर हम पेडागॉगी की बात करें तो इतनी बड़ी पेडागॉगी, उसमें क्या, जनरल स्टडीज की बात करें तो इतना सारा जनरल स्टडीज, उसमें उत्तराखंड भी। तो ऐसे में जब टॉपिक डिफाइन नहीं है तो ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है अपनी तैयारी को एक दिशा देना। उसमें हम क्या चीजें देख लें, क्या चीजें हम इग्नोर कर दें, किस चीज को इम्पोर्टेंट समझें, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मुश्किल होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी जो ये दिल्ली आईएएस एकेडमी की जो क्लासेस हैं वो आपको कम स्टडी मटेरियल में कुछ इस तरीके का कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो ऐसा प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगी। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम जिस सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा जनरल स्टडीज। और जनरल स्टडीज में भी हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वैसे तो हम कहें कि आधुनिक इतिहास का प्रारंभ हमारा औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी कि उत्तर मुगल काल के बाद से ही हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से भी आधुनिक इतिहास का एक प्रारंभ माना जाता है। ये जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक प्रश्न हमारे मन में, हम सबके मन में बड़ी जिज्ञासा पैदा करता है। जब हम बात करते हैं वास्को डी गामा ने 1498 में 1498 में भारत की खोज की, तो हम सबके मन में एक प्रश्न आता होगा, क्या इससे पहले ये भारत भूमि नहीं थी? इससे पहले जो भारत का इतिहास रहा है, हम कहें कि हड़प्पा संस्कृति, या हम कहें कि यहाँ अशोक, महान सम्राट अशोक का शासन रहा, गुप्तों का शासन रहा, यहाँ मुगल काल, सल्तनत काल रही, यहाँ मुगलों ने शासन किया। तो 1498 में ही क्यों कहा गया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? इसी वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 में जो की, इसी टॉपिक पर, और क्या क्या रेलेवेंस है दोनों बातों का, इन्हीं दोनों चीजों को समझते हुए हम अपने इस टॉपिक पर आज एक समझ बनाएंगे जिसको हम कहते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक मैप को देखते हैं। बात अगर हम करें यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की, तो ये बात हमारी यूरोप की औद्योगिक क्रांति से शुरू होती है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति जब वहां हुई तो वहां के लोगों को, यूरोप के लोगों को, जहां जिसमें हमारा ब्रिटेन शामिल है, जिसमें हमारा फ्रांस शामिल है, जिसमें हमारा स्पेन शामिल है, जिसमें हमारा पुर्तगाल शामिल है, यहाँ के लोगों को सस्ते कम मूल्यों के संसाधनों की आवश्यकता थी। इसी क्रम में ये यूरोप के लोग न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर वो हिस्से में गए जहां पर इनको सस्ते मूल्यों में संसाधन उपलब्ध हो जाए, क्योंकि ये उनकी जरूरत थी, सस्ता श्रम इन्हें मिल जाए। श्रम तो एक समय के लिए इनको अपने देश में भी उपलब्ध था, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो चीज उस समय पर इनको जिसकी जरूरत थी वो थे हमारा क्या, संसाधन। और इसी संसाधनों के क्रम में यूरोप से कई सारे लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचे और भारत में भी पहुंचे। औद्योगिक क्रांति से पहले भी भारत और यूरोप के बीच, यानी कि पूर्व और पश्चिम के बीच में व्यापारिक संबंध थे। हम चाहे हड़प्पा सभ्यता की बात करें या हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें, तो यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो हिस्सा था वो भारत के साथ उनका व्यापारिक संबंध थे। वो जो संबंध थे हमारे, वो कैसे थे? स्थल मार्ग से थे। इस बात को समझिएगा। ये जो हमारा यूरोप है, ये जो यूरोप है, और ये जो एक लाइन आपको दिख रही है, ये हमारा यूरोप है,
और ये इस तरीके से यहाँ ये वाला जो हिस्सा है इसको काला सागर कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको भूमध्य सागर कहते हैं। तो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में एक पतली पट्टी है और इसमें एक जगह है कस्तुनतुनिया। उस कस्तुनतुनिया के रास्ते यूरोप और भारत के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। यानी कि व्यापार जो होता था वो किस मार्ग से होता था, स्थल मार्ग से होता था। अचानक उस्मानिया सल्तनत ने इस एशिया माइनर वाले हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया, और अधिकार जमा लिया तो हमारे जो पारंपरिक जो मार्ग थे, व्यापार के जो मार्ग थे, वो सभी क्या हो गए, बंद हो गए। अब जब ये रास्ते बंद हुए तो एक नया चैलेंज सामने आया कि अब किस तरीके से इन देशों तक अपनी पहुंच बनाई जाए। पहले तो हम क्या, ये तुर्की से यहाँ स्थल मार्ग से तुर्की, तुर्की से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए कहाँ आ गए, भारत आ गए। इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये भारत यहाँ तक इन्होंने अपनी पहुंच बना ली। अब जब ये स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया तो एक नया चैलेंज कि नए रास्ते कहाँ से खोजे जाए। अब ये देखिए, ये हमारा पूरा यूरोप है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, ये पूरा यूरोप है, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर इनके पास एकमात्र रास्ता था कि ये पानी में उतरे और पानी में उतरकर कहाँ पहुंचे, भारत पहुंचे। यानी कि महासागरों के माध्यम से अपनी क्या बनाए, पहुंच बनाए देशों तक, अन्य देशों तक। तो यहाँ अब एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई। औद्योगिक क्रांति के समय ही पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी ने एक दिशा सूचक की भी खोज की, और इस दिशा सूचक की खोज के कारण भी इन लोगों को कई मदद हुई, क्योंकि दिशाओं का ज्ञान हो गया तो अब किसी भी देश में पहुंच बनाना और आसान हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में दिशा सूचक के माध्यम से सबसे पहले कोलंबस भारत की खोज के लिए निकले, लेकिन वो भारत ना पहुंचकर, उन्हें पहुंचना यहाँ था, यहाँ यूरोप से निकले, भारत ना, यहाँ पहुंचना था, भारत ना पहुंच के कहाँ पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने अमेरिका की खोज करी और इस अमेरिका को क्या कहा, नई दुनिया कहा। तो अब जो भारत की जो खोज वास्को डी गामा जो भारत की खोज कर रहे हैं 1498 में, वो भारत की खोज जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, समुद्री मार्ग से हो रही है। यानी कि उत्तर अटलांटिक महासागर होते हुए, हिंद महासागर होते हुए ये लोग कहाँ पहुंचे, भारत पहुंचे। तो जो हमने अभी स्टार्टिंग में एक प्रश्न किया था कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की, तो वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की कैसे, समुद्री मार्ग से। उससे पहले भी ये भारत भूमि थी, उससे पहले भी हमारे यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध थे, लेकिन कैसे, स्थलीय मार्गों से। स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण नए मार्गों की खोज करनी पड़ी, और नए मार्गों की खोज में जो सबसे सुरक्षित मार्ग इनको लगा वो क्या था, हमारा समुद्री मार्ग। और इस समुद्री मार्ग से 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से आने वाले पहले ऐसे यात्री थे जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे। इसीलिए कहा जाता है कि 1498 में उन्होंने भारत की खोज करी। तो मुझे लगता है कि उत्तर मिला होगा और कंफ्यूजन भी दूर हुआ होगा। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हमारी ऐसा इतिहास रहा, ये बैकग्राउंड था टॉपिक का, तो मुझे अब हम टॉपिक को इजीली समझ सकते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन जो टॉपिक है हमारा डीएलएड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमारे प्रीवियस डीएलएड एग्जाम में, यानी कि 2022 में और 2023 के डीएलएड की परीक्षा में दोनों बार लगातार प्रश्न पूछा गया है। तो टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो हमें इससे पता चल रहा है कि हमारे 2 बार प्रश्न पूछे गए, इसलिए टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के एक बैकग्राउंड को भी हम समझ चुके हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोलंबस स्पेन का यात्री था, यूएस से पहुंचा 1492 में। अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि कोलंबस एक स्पेनी यात्री था जो भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन भारत की खोज ना करके कहाँ पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। और जब अमेरिका पहुंचे तो इन्होंने अमेरिका को क्या कहा, नई दुनिया कहा, नई दुनिया। तो प्रश्न अगर पूछे कि नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमेरिका को। और कोलंबस ने किसकी खोज करी, तो आप कहेंगे अमेरिका की। कब की, 1492 में। दिशा सूचक की खोज करने वाले थे हमारे कौन, प्रिंस हेनरी। तो याद रखेंगे इनका नाम कि दिशा सूचक की खोज करी है किसने, प्रिंस हेनरी ने दिशा सूचक की खोज करी है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो अब देखिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि यूरोपीय यात्रियों के आने का क्रम,
इसको हम यूरोपीय यात्रियों के आने का क्रम भी कहते हैं और यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम भी कहते हैं। एक तो ये पॉइंट है। एक पॉइंट है यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री, भारत में जहां पर इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई, उसका भी क्रम पूछा जाता है। तो 3 अलग अलग बातें हैं जिसमें हमारा जो यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम है और यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम है, ये सेम है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो ये दोनों तो सेम है हमारा। लेकिन जब हम कंपनियों की स्थापना की बात करते हैं तो यानी कि जब ये लोग भारत और अन्य देशों में जब व्यापार करने के लिए आए, तो ऐसे में इनके देशों में कंपनियों की स्थापना की गई। यानी कि वहां के जो मर्चेंट्स थे उनको ये अधिकार दिया गया कि वो लोग पूर्व में व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके देशों में कंपनियों की स्थापना की गई, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हमने कहा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ लंदन। तो इस तरीके से कंपनियों की स्थापना की गई। तो प्रश्न दोनों तीनों तरीके से पूछा जा सकता है। यूरोपीय कंपनियां किस क्रम में भारत आई, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना उनके देशों में किस क्रम में हुई, और भारत में इनकी फैक्ट्रियां किस क्रम में खुली। तो ये दोनों सेम आपको समझने हैं। और इसकी बात करें तो जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हम बात करते हैं तो हमको पता है कि 1599 में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक रॉयल चार्टर बनाया गया और उस रॉयल चार्टर के माध्यम से मर्चेंट्स ऑफ लंदन को 15 इयर्स के लिए ये राइट दिया गया कि वो पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। जैसे पूर्व में हमारा भारत भी था, इंडोनेशिया भी था। भारत और इंडोनेशिया को कंबाइंड रूप से कहा जाता था मसालों का द्वीप, यानी कि स्पाइसेस ऑफ आइलैंड कहा जाता था, या आइसलैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता था। यानी कि यहाँ पर मसाले बहुत अधिक मिलते थे, तो ये लोग यहाँ से मसाले लेने के लिए आते थे। तो ऐसे में महारानी एलिजाबेथ ने अपने रॉयल चार्टर के माध्यम से अधिकार दिया और उसके माध्यम से एक कंपनी की स्थापना करी, द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। यानी कि ऐसे मर्चेंट जो ट्रेड कर रहे हैं, कहां पर, ईस्ट इंडिया से जो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो इस कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई कब, 1600 में। ठीक इसी तरीके से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पुर्तगाल में हुई 1498 में, डच 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1660 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 में, और स्वीडिश 1738 में। स्वीडिश नहीं पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा, अगर आपको लगे तो पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इन तीनों का हमें याद रखना है। जैसे अगर हम कहें कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना को लेकर क्या हमारी कोई ट्रिक हो सकती है, तो ये ट्रिक आपको गूगल पर भी आसानी से मिल जाएगी। इसकी जो एक ट्रिक है उस ट्रिक को समझ लेते हैं। जैसे ट्रिक है हमारी कंपनियों की स्थापना की ट्रिक, पुत्र अड़ा डैड फंसा। तो आपको याद रखना है, इससे पुर्तगाली, इससे अंग्रेज, इससे डच, इससे डेनिश और फंसा से फ्रांसीसी। तो ये हमारी कंपनियों की स्थापना का क्रम है। जैसे 1498 में, और अंग्रेज, आपको बार बार आप कहते हैं 1600 में अंग्रेज आ गए, 1947 में हम आजाद हुए। तो हमने कहा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, ये याद ही है। डच की अगर हम बात करें तो डच ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, 2 साल बाद। तो कैसे याद रखना है, 1498 तो याद ही है, 1600 भी हमें याद है, 2 साल बाद 1602 में, फिर हमने कहा 1616 में, और फिर हमने कहा 1664 में। बड़ा इजी है, याद हो जाएगा। बाकी ये दोनों क्या है, हमारे सेम है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पुर्तगाली कंपनी की भारत में कहाँ स्थापना हुई, तो पुर्तगाली कंपनी की सर्वप्रथम स्थापना कोचीन में हुई 1503 में। तो पुर्तगाली यात्री 1498 में भारत आए, इन्होंने कंपनी की स्थापना भी 1498 में की, लेकिन अपनी पहली जो फैक्ट्री भारत में स्थापित करी वो कब करी, 1503 में। ठीक इसी प्रकार से डचों ने करी मसूलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने भी करी मसूलीपट्टनम में, डेनिशों ने करी त्रावणकोर तमिलनाडु में, फ्रांसीसियों ने करी सूरत में। ईयर तो
बहुत ज्यादा अगर आपको याद हो जाए तो अच्छा, नहीं भी हो तो भी अच्छा। यहाँ से जो आपको याद करना है वो ये करना है कि कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना करी। तो यहाँ जैसे कोचीन में, मछलीपट्टनम में, तो किन किन ने करी इसको देख लेना है। तो हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, और अगर हम बात करें कि इसके आगे पुर्तगालियों के थोड़े इतिहास की चर्चा करते हैं, तो ये जो हमारे पुर्तगाली थे, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे जो पुर्तगाली थे, और पुर्तगाल से आने वाला जो हमारा पहला यात्री था वास्को डी गामा। जब वास्को डी गामा जब भारत आए, तो वास्को डी गामा जब भारत आए तो ये सबसे पहले कहाँ पहुंचे? ये सबसे पहले पहुंचे केरल के कैलीकट में। यानी कि हमने अभी मैप देखा तो हमने कहा ये केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका से कुछ इस तरीके से यहाँ आए। तो यहाँ से जब ये यहाँ ऐसे आएंगे तो ये सबसे पहले यहाँ पहुंचेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी जो हमारा पश्चिमी तट पर सबसे दक्षिणी जो राज्य है वो हमारा कौन है? केरल। और केरल के ही कैलीकट से ये क्या आते हैं? भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां पर इनका स्वागत किसने किया? वहां के शासक ने, जैमोरिन के द्वारा इनका स्वागत किया गया। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पहुंचे, तो हमने कहा कैलीकट, और कैलीकट में उनका स्वागत किया किसने? जैमोरिन ने। ऊपर लिखा भी होगा, वो सॉरी यहाँ पर लिखा भी है, जैमोरिन द्वारा स्वागत किया गया, कैलीकट पहुंचे। अब जब यहाँ पर इन्होंने जब अपनी कंपनियों की स्थापना करी, तो इनकी कंपनियों की अधिक और अधिक आर्थिक रूप से उनको और अधिक मजबूती देने के लिए इनके देशों से वॉयसरॉय बनाकर भारत भेजे जाते थे, ताकि वो जो फैक्ट्रियां यहाँ लगी हैं उनकी प्रोग्रेस पर ध्यान दें। तो ऐसी परिस्थिति में पुर्तगाल के 3 महत्वपूर्ण वॉयसरॉय की हम चर्चा करेंगे, जिसमें अलग अलग वॉयसरॉय के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए। तो सबसे पहले जिस वॉयसरॉय की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारे कौन? पुर्तगाली प्रथम वॉयसरॉय फ्रांसिस्को दी एल्मेडा। फ्रांसिस्को दी एल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वॉयसरॉय थे, और इन्होंने शांत जल नीति को शुरू किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था इनके द्वारा। शांत जल पॉलिसी की अगर हम बात करें, ब्लू वाटर पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ लाइसेंस सिस्टम को शुरू कर दिया गया था हिंद महासागर में, कि कोई भी अपना जहाज ऐसे नहीं लेके जा सकता, अगर कोई लेके जाए तो कुछ परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी। तो इसके लिए क्या शुरू किया गया? ब्लू वाटर पॉलिसी। प्रश्न की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू करने वाला वॉयसरॉय कौन था? तो हम कहेंगे कौन? फ्रांसिस्को दी एल्मेडा। दूसरे वॉयसरॉय की अगर हम बात करें, तो जो हमारे पुर्तगाल से आने वाले जो दूसरे वॉयसरॉय थे फ्रांसिस्को दी एल्मेडा के बाद, उनका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। इनको इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि आपने सुना होगा कि गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। तो गोवा को यूसुफ आदिल शाही से जो छीना था वो अल्बुकर्क ने ही छीना था। गोवा को अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में लाने का जो श्रेय गया वो अल्बुकर्क को ही गया, इसीलिए इनको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से गोवा छीना, तो इसलिए हमने इनको क्या कहा? साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस पुर्तगाली वॉयसरॉय ने गोवा को अपने नियंत्रण में किया? तो किसने? अल्बुकर्क ने। इसके बाद जो अगले वॉयसरॉय आते हैं उनका नाम है नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा ये ऐसे पुर्तगाली वॉयसरॉय थे जिन्होंने अपने पुर्तगाली जो यहाँ पर जो फैक्ट्रीज थी उनका जो हेडक्वार्टर था वो पहले कोचीन में था, लेकिन इन्होंने क्या किया? कोचीन से जो मुख्यालय था उसको कहाँ स्थानांतरित किया? गोवा स्थानांतरित किया। हमारे लिए जो ऊपर के 2 वॉयसरॉय हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से फ्रीक्वेंटली प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू करने वाले वॉयसरॉय कौन? पुर्तगालियों के वास्तविक वॉयसरॉय, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक वॉयसरॉय किसे जाना जाता है? गोवा को किस पुर्तगाली वॉयसरॉय ने छीना? ये वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोवा, दमन दीव 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे।
यानी कि जैसे हमने कहा 1498 में ये लोग पुर्तगाल से लोग आए, यानी कि वास्को डी गामा सबसे पहले कब आए? 1498 में भारत आए। लेकिन ये भारत से कब गए? 1961 में, क्योंकि गोवा वाला क्षेत्र और दमन दीव वाले क्षेत्र पर इनका अधिकार 1961 तक रहा। तो एक प्रश्न जो ये भी पूछा गया है कई बार कि यूरोप से कई सारे लोग आए, जैसे हमने कहा यूरोप से हमारे पुर्तगाली भी आए, डच भी आए। डच कहने का मतलब हॉलैंड से आने वाले लोग, यानी कि उस समय का हॉलैंड, आज का नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप की एक कंट्री है और वहां के नागरिकों को डच कहा जाता है। तो जो नीदरलैंड से लोग आए उनको डच कहा। तो जैसे हमने कहा पुर्तगाल से लोग आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, कहाँ से? डेनमार्क से। फ्रांसीसी आए, कहाँ से? फ्रांस से। स्वीडिश आए, कहाँ से? स्वीडन से। तो ऐसे में प्रश्न अगर पूछे कि इतने जो लोग आए यूरोप से, इसमें सबसे पहले कौन आया और सबसे अंत तक कौन रहा? तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली ही आए और सबसे अंत तक भी कौन रहे? भारत से पुर्तगाली ही गए, क्योंकि 1961 तक गोवा पर इनका क्या रहा? अधिकार रहा। इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन जो शक्तिशाली देश के रूप में उभरा, वो कौन था? वो थे हमारे कहाँ के लोग? ब्रिटेन के लोग, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, जो पहले आए तो व्यापार करने की दृष्टि से, लेकिन आगे चलकर उन्होंने यहाँ पर क्या की? राजनीति भी करी। तो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मैप है और ये नोट में देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों की देन है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये कब हुई? ये किसके माध्यम से हुई है? ये हमारे पुर्तगालियों के आगमन के बाद शुरू हुई। तो ये हम इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। पुर्तगालियों के बाद अगले जो कंपनी जो भारत में आई वो आई डच, और डच हमारी 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री जो स्थापित करी वो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में करी। तो ठीक है, डच में आपको क्रम में याद रखिए कि पुर्तगाली और पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज, और पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई? मसूलीपट्टनम में। 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने। अंग्रेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे महत्वपूर्ण रही। इन्होंने अन्य लोगों को भी बाहर किया और व्यापार से जो इनका यहाँ जो व्यापार करने की मंशा से आए थे, उसके बाद इन्होंने व्यापार को छोड़कर यहाँ राजनीति भी करी, यानी कि भारत में ताज का शासन रहा। और फिर 1947 में हम इनके उपनिवेश से क्या हुए? हम आजाद हुए। तो अंग्रेजों को थोड़ा फोकस करते हुए, जैसे जो महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए जब भारत में इस फैक्ट्री को जब यहाँ पर स्थापित करना था, तो इसके लिए वहां के राजा जेम्स प्रथम ने अपने अंग्रेजी राजदूत कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा। यानी कि ब्रिटेन से आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस यहाँ उस समय पर मुगलों का शासन था और मुगल शासक के रूप में जहांगीर थे। तो कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से आके मुलाकात की और जहांगीर से परमिशन ली कि क्या वो यहाँ पर अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जहांगीर ने उनको एक अधिकार पत्र के माध्यम से परमिशन दी और अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री जो खोली वो मसूलीपट्टनम में खोली, और जो अपनी स्थायी व्यापारिक फैक्ट्री खोली वो खोली कहाँ? सूरत में। तो ये जो सूरत वाला फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो हमारी कहाँ? सूरत में स्थापित हुई 1613 में, और अस्थायी मसूलीपट्टनम 1611 में। अगर हम बात करें कि कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष भारत आए, तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आए थे। जब ये भारत आए और उन्होंने जहांगीर से मुलाकात की तो जहांगीर इनसे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उस समय मुगलों की प्रशासनिक भाषा फारसी थी। तो कैप्टन हॉकिंस को फारसी भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी, क्योंकि अंग्रेज थे तो इसलिए इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। प्रश्न पूछा जाए कि इंग्लिश खां की उपाधि से किसको नवाजा गया, तो जहांगीर के द्वारा किसको? कैप्टन हॉकिंस को। लंदन से आने वाले हमारे दूसरे जो राजदूत थे वो थे हमारे टॉमस रो।
तो सर टॉमस रो हमारे दूसरे राजदूत थे जो 1615 में आए। एक 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए जिनको जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी। दूसरे राजदूत के रूप में टॉमस रो आए जो 1615 में आए। अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री कहाँ, मसूलीपट्टनम में लगाई, और स्थायी फैक्ट्री कहाँ, सूरत में लगाई। इसके अलावा यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है, इंग्लैंड के जो हमारे सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इन चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ, और पुर्तगाली राजकुमारी से जब इनका विवाह हुआ तो इनको उपहार स्वरूप बंबई प्राप्त हुआ। इस बंबई को इन्होंने किराए में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, जहां से इनको 10 पौंड वार्षिक सालाना इनको क्या मिलता था, किराया मिलता था। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि कैथरीन का विवाह किससे हुआ, तो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से हुआ। जो ये इनके विवाह के उपहार के स्वरूप इनको क्या मिला, तो बंबई प्राप्त हुआ था। तो ये नोट में इसलिए लिखा दिए गए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमने पुर्तगालियों को जान लिया, डचों को जान लिया, अंग्रेजों को जान लिया। डेनिस की भी केवल हम, डेनिस से भी यहाँ से इतना प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन आप सिर्फ एक बार ये बात ध्यान में रख लीजिए कि डेनिस जो है अंग्रेजों के बाद भारत में आए 1616 में, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रांकोबार तमिलनाडु में स्थापित करी। अगली अगर हम बात करें तो फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कब, 1664 में। तो 64 में इन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, और ये जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय पर फ्रांस के जो शासक थे वो थे हमारे कौन, लुई 14वें। तो कई बार प्रश्न ऐसा पूछा गया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में, तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई। अब जो ये, जैसे हमने कहा कि कई सारे लोग यूरोप से भारत और भारत के अलावा अन्य देशों में गए, तो यहाँ अगर हम भारत की बात करें तो हमने कहा भारत में पुर्तगाल से भी, यहाँ हॉलैंड से भी यानी कि डच, और लंदन से भी यानी कि अंग्रेज, डेनमार्क से भी यानी कि डेनिस, फ्रांस से भी यानी कि फ्रांसीसी भारत में आए। लेकिन अंततः जो यहाँ पर रहे वो कौन रहे, सर्वशक्ति के रूप में जो स्थापित हुए वो कौन रहे, अंग्रेज थे। पुर्तगालियों ने भी अधिकार किया, लेकिन उनका जो अधिकार क्षेत्र था छोटा था, यानी कि केवल गोवा तक ही वो सीमित थे। लेकिन पूरे भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्वशक्ति के रूप में स्थापित कौन हो गए थे, अंग्रेज हो गए थे यूरोपीय शक्तियों में। अंग्रेजों ने डचों के साथ, डचों को कैसे बाहर किया, मतलब डच कैसे यहाँ से गए, अंग्रेजों ने डचों के साथ वेदरा के युद्ध में, वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। और जब वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया तो डच यहाँ से कहाँ चले गए, अपने देश वापस चले गए। तो डच तो इस तरीके से बाहर हो गए। अंग्रेजों, डेनिसों ने अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी, क्योंकि इनको भी बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या उतना लाभ नहीं मिल रहा था, या अंग्रेज ज्यादा अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे थे। तो डेनिसों ने भी अपनी जो कंपनियां थी इनकी, ये अंग्रेजों को बेची, और ये भी क्या चले गए, अपने देश वापस चले गए। अब इनको अंग्रेजों ने युद्ध में हरा दिया, इन्होंने अपनी कंपनियों को अंग्रेजों को बेचकर ये वापस चले गए। अब बचे फ्रांसीसियों के साथ भी अंग्रेजों का एक संघर्ष रहा, और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है वॉन्डिवॉस का युद्ध। कई बार आपने एग्जाम्स में देखा होगा। वॉन्डिवॉस के युद्ध की अगर हम बात करें तो 1760 में ये लड़ा गया। वॉन्डिवॉस का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे सर आयरकूट। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले सर आयरकूट थे, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करने वाले काउंट लाली थे। दोनों का जब युद्ध हुआ, यानी कि अंग्रेजी सेना के और फ्रांसीसी सेना के मध्य जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का परिणाम निकला कि अंग्रेजों ने इस पर विजय प्राप्त करी। और जब अंग्रेजों ने विजय प्राप्त करी तो फ्रांसीसी भी यहाँ से क्या हो गए, यहाँ से चले गए। तो ऐसी परिस्थिति में अंततः यहाँ कौन दिख रहे हैं सर्वशक्तिशाली, हमें अंग्रेज दिख रहे हैं। तो ये कई तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ जो हमने वॉन्डिवॉस का युद्ध देखा, ये वॉन्डिवॉस का युद्ध ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, किसके किसके मध्य लड़ा गया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कुछ नाम लिखे गए हैं नीचे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंधित व्यक्ति। जैसे गेराल्ड अंगियार की बात करें तो इन्होंने बंबई के संस्थापक कहा जाता है, यानी कि इन्होंने बंबई का, जब ये बंबई में फैक्ट्रियों की स्थापना हुई तो उस तरीके से बंबई के विकास
विकास को किया, जिससे हमने कहा कि ये क्या रहे, हमारे बम्बई के संस्थापक रहे। जॉब चौनॉक की अगर हम बात करें तो ये कलकत्ता में एक बाजार था कासिम बाजार, वहां एक अंग्रेजी फैक्ट्री थी, उसका उसके उसके कुछ इंपॉर्टेंट पद में थे ये, तो इन्होंने कलकत्ता का विकास किया, तो इनको कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। तो जॉब चौनॉक कलकत्ता के संस्थापक और फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे जॉब चौनॉक, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस पेज की भी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब कुछ आपको बता दी गई है। इतने में आपका एग्जाम बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो ये हमारे प्रश्न आ गए हैं, जैसे डीएलएड एग्जाम 2023 और डीएलएड एग्जाम 2022 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित करी? तो पहली फैक्ट्री सूरत में, यहाँ पर पहली फैक्ट्री कहने का मतलब है, आपको ऐसा भी हो सकता है कि मसूलीपट्टनम में भी तो स्थापित कर दी थी, तो ये सूरत वाली पहली कैसे हो गई? पहली फैक्ट्री यानी कि स्थायी फैक्ट्री। तो पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना जब इन्होंने सूरत में की तो किसकी अनुमति से करी? जहां कैप्टन हॉकिंस आए थे ना जहांगीर के पास, तो यहाँ पर जहांगीर की अनुमति से ये स्थापित हुई। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछे गए, तो सबसे पहले हमारे कौन है? सबसे पहले हमारे पुर्तगाली हैं। डी राइट आंसर होगा। दोनों आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। वास्को डी गामा कैलिकट पर किस वर्ष आए? तो वास्को डी गामा 1498 में कैलिकट आए। मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कैलिकट में स्वागत किया? तो कैलिकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया किसने? जैमोरिन ने। तो ये जैमोरिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये प्रश्न भी हमने सॉल्व किया था कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? अल्बुकर्क को, क्योंकि अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार प्राप्त किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जैमोरिन है और ये हमारा ये है, और ये 1498 है, प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली है। तो ये इस तरीके से हमने अपने पूरे टॉपिक पर अपनी एक समझ बनाने की कोशिश की है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीजें फिर से अगर मैं आपको बता दूं तो कोलंबस 1492 में भारत आए, 1492 में भारत की खोज में अमेरिका पहुंचे। 1498 में वास्को डी गामा पहले ऐसे यात्री थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की खोज करी। इसके अलावा पुर्तगालियों के 3 इंपॉर्टेंट वाइसरॉय, जिसमें हमने कहा जो फ्रांसिस्को दी एल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी को लाने वाले, अल्बुकर्क पुर्तगाली भारत में पुर्तगाल के वास्तविक संस्थापक, और नीनो डी कूना जिन्होंने कोचीन से अपना मुख्यालय स्थानांतरित किया, कहाँ? गोवा में। फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने हराया कौन से युद्ध में? वॉन्डिवॉस के युद्ध में, जो कि 1760 में हुआ। कैप्टन हॉकिंस भारत आए और कैप्टन हॉकिंस ने भारत में जहांगीर से मुलाकात की और अनुमति ली यहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित करने को लेकर। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। भारत में यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का जो क्रम था उसकी ट्रिक आपको बताई गई है। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना की जो ट्रिक है वो आपको बताई गई है। यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रम और यहाँ कंपनी स्थापित करने का क्रम क्या है? सेम है। ईयर अगर बहुत ज्यादा याद ना भी हो तो पुर्तगाली, फ्रांसीसी और हमारे अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज, इन तीनों के ईयर को याद कर लीजिएगा, बाकी क्रम याद कीजिएगा। क्रम भी याद हो जाएगा तो उससे भी हमारा क्वेश्चन पेपर में काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। ये जो क्लासेस है हमारी, ये क्लासेस हमारी ऐप पर आप लोगों को उपलब्ध रहेंगी। जो लोग भी इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो ऐप के माध्यम से इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।